हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो आई एम प्रीटी श्योर आपने क्लास 6, 7, 8 में लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये भी पता है लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आज हम ऑलमोस्ट वही सारे लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, माइनर लैंड फॉर्म्स नहीं, और साथ ही साथ उनमें कुछ चीजें ऐड करते जाएंगे जो हमने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी थी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने अर्थ को कभी ऑब्जर्व किया है ध्यान से? क्या अर्थ सब जगह से एक जैसी होती है या कहीं से ऊपर उठी हुई, कहीं से नीचे धसी हुई ऐसी होती है? तो अगर आप ध्यान दो तो हमारी अर्थ बिल्कुल फ्लैट नहीं है। हमारी अर्थ पे अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं से अर्थ ऊपर को उठी हुई है जहां पर हिल्स और माउंटेन्स हैं, कहीं पर वो बिल्कुल नीचे को है जहां पर उसने सी, वाटर बॉडीज, ओशंस बनाए हैं। वहीं पर कहीं पर हमारी अर्थ फ्लैट है। तो बस यही होते हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि लैंड फॉर्म्स होते क्या हैं और इन लैंड फॉर्म्स की स्टडी को हम क्या बुलाते हैं। तो जैसे हमने बात की तो हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ में क्या है कि अर्थ के ना कुछ सरफेस के कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें हम रिलीफ फीचर्स बुलाते हैं, और ये जो सिस्टमैटिक स्टडी होती है इन फीचर्स की उन्हें हम बुलाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो हमें इसका मतलब समझ आएगा। जैसे जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म या फिर शेप, और लॉजी होता है साइंस या फिर स्टडी। तो एक ऐसी स्टडी या एक ऐसी साइंस जिसमें हम अर्थ के फॉर्म या अर्थ के शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अर्थ हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं पर ऊपर उठी हुई है, कहीं पर नीचे को, हर अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलती है। तो बस इसी स्ट्रक्चर की, इसी फॉर्म की स्टडी को हम बुलाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपको ये साइंटिफिक टर्म याद नहीं भी रहती है तो भी कोई बात नहीं, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ अर्थ्स फॉर्म्स एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो जियोमॉर्फोलॉजी ये क्या होता है ये आपको याद रखना है, राइट? और इसे ही इन सिंपल टर्म्स हम स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स बुलाते हैं। तो लैंडफॉर्म्स की बात करें तो लैंडफॉर्म्स वो जो शेप्स होते हैं या वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर मिलते हैं। तो बेसिकली लैंडफॉर्म्स की ये डेफिनेशन है जहां पर वी आर सेइंग कि लैंडफॉर्म्स आर द जियोलॉजिकल कॉन्फिगरेशंस or the conformations of the earth's surface. So they are shaped by destructive and constructive geological forces. तो जो अर्थ होती है, अर्थ में जो भी शेप्स हैं, से आज एक समुद्र है या कहीं पर पहाड़ है, तो अगर आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात करो तो उस टाइम पर इंडिया भी कोई ऐसा नहीं था कि ये एक ही प्लेट थी। हुआ क्या था कि एक तरफ से यूरेशियन प्लेट आई थी और एक तरफ से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी जो आपस में टकराई, और इस आपस में टकराने से यहाँ पर हिमालयाज बने थे। तो हिमालयाज पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, वहां पहले बहुत समय पहले वहां पर समुद्र हुआ करता था, और धीरे धीरे जब ये प्लेट्स आपस में टकराई तो यहाँ पर बना क्या? हिमालयाज। तो ऐसे ही अर्थ के अंदर की फोर्सेस या अर्थ के बाहर के चेंजेस की वजह से अर्थ के लैंड फॉर्म्स बनते हैं या फिर टूटते हैं, मतलब बनते हैं या बिगड़ते हैं, काम बनते हैं या बिगड़ते हैं। सो लैंड फॉर्म्स सिर्फ बाहरी कोई ऐसा नहीं है कि वाह पहाड़ सुंदर है बहुत, तो ये सिर्फ कोई सुंदरता दिखाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन सेटलमेंट्स को बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप माउंटेन्स की बात करो तो सुंदर तो हैं, लेकिन वहां पर रहना, वहां पर चीजें प्रोवाइड करना, वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ी मुश्किल है। तो वहां पर आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इवन जो एक्टिविटी पैटर्न्स हैं, जैसे प्लेन्स में ज्यादा अच्छी फार्मिंग हो पाती है,
अगर हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन से प्लेन्स आर बेटर, डेजर्ट से भी जो हरे भरे हमारे प्लेन्स हैं दे आर बेटर। तो एक्टिविटी पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करती है। और तीसरा क्लाइमेट और वेदर सिस्टम की, अगर एक बहुत बड़ा सा जैसे हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं जो नॉर्थ पोल से ठंडी ठंडी हवा आती है उससे। तो ये ठंडी ठंडी हवा जब आएगी तो ये इस तरफ को आएगी, नॉर्थ पोल से ये इंडिया की तरफ को आएगी। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो जाती है क्योंकि माउंटेन्स इस ठंडी हवा को रोक देते हैं। ठीक है, बात समझ के। तो इस तरह क्लाइमेट को वेदर सिस्टम्स को भी ये अफेक्ट करती है। अब कहीं पर बारिश से भरे हुए, मॉइस्चर से भरी हुई हवा आती है, वो पहाड़ से टकराती है और सारी बारिश हो जाती है। कहीं पर उसी पहाड़ के दूसरी साइड क्या होता है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो ये सारे लैंडफॉर्म्स किसी ना किसी तरह हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, कहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये सारी चीज़ें हमारे लैंडफॉर्म्स पर डिपेंड करती हैं। नाउ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इज़ अ की फोकस फॉर जियोग्राफर्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स की स्टडी है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफर्स के लिए। तो काफ़ी डीपली इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है टू फाइंड आउट द एक्टिविटीज, द पैटर्न्स दैट हैपन इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहला है हमारा माउंटेन्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो माउंटेन्स सिर्फ सुंदरता नहीं है कि बर्फ गिरी है, पहाड़ों में जाएंगे, गर्मियाँ हैं तो ठंडी ठंडी हवा खा के आएंगे, सिर्फ उतना नहीं है, बल्कि ये बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर है, जैसे हमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज से थोड़ा बचा के रखते हैं, राइट। तो फिजिकल बैरियर तो है ही, जो कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्री है। दूसरा क्लाइमेट को, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हिमालयाज इंडिया को बहुत ठंडा होने से रोक देती हैं, क्योंकि जब नॉर्थ पोल से हवा आती है तो इस हवा को यहाँ पर ये रोक देती है। नॉर्थ पोल की हवा, ठंडी ठंडी हवा को हिमालयाज रोक देते हैं और इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। देन एग्जाम्पल, हिमालयाज प्रोटेक्ट नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड ऑल्सो ब्लॉक मॉनसून्स, करेक्ट। देन प्लेन्स, तो प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं जहां पर लैंड बहुत फर्टाइल होती है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, क्योंकि प्लेन्स है, लैंड एकदम प्लेन है। प्लेन एरिया के ऊपर चाहे रोड बना लो, रेलवेज बना लो, घर बना लो, फैक्ट्रीज बना लो, या वहां पर फार्मिंग कर लो, सब कुछ आसान है। तो इसलिए यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ये होते हैं एंड दे आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है और जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी होती है। कमिंग ऑन टू द कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन्स जो होती हैं, द इंटेंडेड कोस्ट लाइन्स एनकरेज फिशिंग, हार्बर डेवलपमेंट एंड शिप बिल्डिंग। तो मान लो कि यहाँ पर एक सी ओशन है और उस सी ओशन के अंदर को आके कुछ ऐसे को हमारी ये कोस्ट लाइन है, मतलब ये ऐसे अंदर को आके है, राइट। तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पर फिशिंग इजी हो जाती है, जहां पर हार्बर्स बनाना इजी हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बनाना भी आसान हो जाती है। तो समुद्र से हटकर ये पानी होता है, मतलब समुद्र का ही पानी होता है लेकिन हटकर पीछे की तरफ आया होता है। तो ये सारी इन सब चीजों के लिए ये कोस्ट लाइन्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। देन कमिंग ऑन टू द माउंटेन स्लोप्स, नाउ द माउंटेन स्लोप्स, सो माउंटेन स्लोप्स आर इक्वल टू द कूल क्लाइमेट। ठंडा ठंडा क्लाइमेट मिलता है ना गर्मियों में, जब पहाड़ों में जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी ये अच्छा होता है। नॉट एवरी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, बट काफी कुछ तरह के एग्रीकल्चर में। तो जो माउंटेन स्लोप्स होती है, माउंटेन स्लोप्स में एनवायरमेंट ठंडा होता है, मॉइस्ट होता है, और यहाँ पर कुछ जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब बहुत अच्छे उग जाते हैं। मतलब जो लैंड होती है वो इनके लिए बहुत फर्टाइल होती है। तो इसलिए दे सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इवन वुड वर्क ड्यू टू कूलर मॉइस्ट क्लाइमेट्स एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, correct. So this was the importance of the landforms. Now coming on to the characteristics and classification. अब landforms जो है ना, they go through a continuous change का एक process होता है, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जहां पर आज हिमालयाज है वहां पर हिमालयाज नहीं, वहां पर एक समुद्र हुआ करता था। धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, आपस में टकराए और ऊपर को क्या बन गया?
ऊपर को एक बड़ा सा माउंटेन रेंज बन गया, ठीक है, जो कि एक सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा है, हाँ इंडिया चैप्टर में पढ़ा है, तो कैसे ये बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं हमारे। तो ये एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस या तो अर्थ के अंदर से आएंगे या तो अर्थ के बाहर से आएंगे। सो चेंजेस अकर ऑर्डरली एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आप बोलोगे कि मेरे लाइफ टाइम में क्या वापस से हिमालयाज समुद्र बन जाएंगे? तो नहीं बनेंगे। इस पूरे प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब बहुत सारे साल लगते हैं, और इन सालों में एक नया प्रोसेस, एक नया लैंड फॉर्म इवॉल्व होकर आता है। सो द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड देयर ओरिजिन। तो अब ये जो हम इन लैंड फॉर्म्स को क्लासिफाई करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, उसका शेप क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, और उसका ओरिजिन क्या है, कि वो चीज़ बनी कैसे थी। क्या वो प्लेट्स के टकराने से बनी है, क्या वो वॉल्केनोज से बनी है, क्या वो अर्थक्वेक से बनी है। तो ये अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं, जिसमें एक हम ऑर्डर ऑफ रिलीफ बनाते हैं कि एक सिस्टमैटिक स्टडी के लिए हम लैंड फॉर्म्स को 3 ऑर्डर ऑफ रिलीफ में क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहला जो बड़े बड़े फीचर्स हैं, राइट, तो बड़े बड़े फीचर्स जैसे कि ओशंस हैं, सीज हैं, तो ये बड़े बड़े फीचर्स हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये बड़े फीचर्स हैं, राइट। सो कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बेसिस। दूसरा सेकेंडरी ऑर्डर रिलीफ। सो द मेजर लैंडफॉर्म्स लाइक द माउंटेन रेंजेस, प्लेटूज एंड प्लेन्स। सो द थर्ड ऑर्डर जहां पर माइनर फीचर्स आते हैं, जैसे छोटी छोटी हिल्स आती हैं, वैलीज आती हैं, क्लिफ्स आती हैं, स्पर्स, जॉर्जेस एंड रिवर टेरेसेस। तो यहाँ पर ना इस क्लास में बेसिकली हम सिर्फ मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, जहां पर हम माउंटेन्स, प्लेटूज, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स हम सबको पता है, राइट, क्या होते हैं? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, राइट। सो माउंटेन्स को अगर मैं हिंदी में बोलूंगी क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पर्वत बोलते हैं। तो माउंटेन्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं दैट राइज सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग टेरेन। मतलब कि आसपास प्लेन्स होंगे और इन प्लेन्स से या फिर जो भी आसपास का लैंडफॉर्म है उससे काफी ऊपर उठ जाएंगे, तो उस सरफेस से काफी ऊंचे उठ जाएंगे, उन्हें हम माउंटेन्स या फिर हम उन्हें पर्वत बुलाते हैं। सो इट मे अपीयर कि एक सिंगल प्रोमिनेंट पीक भी हो सकती है, कि मतलब ये पूरा एक लैंडफॉर्म है, बस एक ही ऐसी पीक है, ये भी हो सकता है कि ऐसे खूब सारी माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिले। सो एज अ सिंगल प्रोमिनेंट पीक, जैसे कि माउंट किलिमंजारो है, एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ रेंज और चेन, जैसे कि हिमालयाज क्या है? रेंजेस हैं, बहुत सारी रेंजेस हैं जो मिलकर हिमालयाज बनाती हैं, बहुत सारी पीक्स हैं जो मिलकर एक माउंटेन रेंज हिमालयाज बनाती हैं। नाउ द माउंटेन सिस्टम्स शो एविडेंस ऑफ द जियोलॉजिकल फोर्सेस लाइक फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड क्रस्टल डिफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से अभी आप प्लेन्स में बैठे हो कहीं पर और अब अचानक से आप देखोगे कि जब तक आप सुबह उठे तो वहां पर एक माउंटेन पीक बनके तैयार हो गई है, ऐसा नहीं होता है। ये अर्थ के अंदर के फोर्सेस, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अर्थ के अंदर की फोर्सेस की वजह से होता है। कई बार इंटेंस प्रेशर से ये आपस में टकराती हैं, या अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ की फोल्डिंग हो जाती है, या फिर किसी वजह से फॉल्ट्स आ जाते हैं वो, या फिर क्रस्ट की डिफॉर्मेशन हो जाती है। जो अर्थ का क्रस्ट है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप बदल जाती है, उसकी फॉर्म बदल जाती है। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जहां पर माउंटेन्स बनती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ओरोजेनेसिस। सो द कलेक्टिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन माउंटेन फॉर्मेशन इज ओरोजेनेसिस। चाहे वो फॉल्ट की वजह से हो, चाहे वो फोल्डिंग की वजह से हो, चाहे वो क्रस्टल डिफॉर्मेशन की वजह से हो, तो वो सारे प्रोसेसेस और वो कलेक्टिव प्रोसेसेस जिनकी वजह से एक माउंटेन रेंज बनती है, उसे हम ओरोजेनेसिस बुलाते हैं। तो ओरोजेनेसिस बेसिकली ग्रीक टर्म है। तो ओरस का मतलब होता है माउंटेन और जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो माउंटेन्स का बनना इज ओरोजेनेसिस। सो these processes form entire mountain system through crustal deformation। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें माउंटेन्स बनती हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है वही डिफॉर्म हो जाता है, वो अपनी शेप को बदल लेता है। जिस शेप में वो ओरिजिनली होता
है उससे बदल जाता है। सो ओरोजेनी इज द माउंटेन बिल्डिंग पीरियड, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसके बीच में वो माउंटेन बनी है। सो इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग एंड इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्म्ड बेल्ट्स, या तो डिफॉर्म्ड बेल्ट्स बनेंगी या यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म होगी, मतलब रॉक्स अपनी फॉर्म को या अपनी शेप को बदलेंगी अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। तो हमने पढ़ा था ना अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है, तो अर्थ के अंदर ना जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इसी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चीजें अपनी फॉर्म बदलती हैं। इन दिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो रॉक्स भी खुद को ऐसे ही ऑल्टर करती हैं अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। देन ग्रेनाइट एम्प्लेसमेंट, जहां पर मैग्मा का इंट्रूजन होता है, मतलब जो कई बार ये होता है कि जब अर्थ डिफॉर्म होती है ना, अर्थ जब अपनी शेप बदलती है तो नीचे से ग्रेनाइट भी निकलकर अर्थ सरफेस पर आ जाता है। तो ये सारे वो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसे हम ओरोजेनी बुलाते हैं। तो ओरोजेनी मतलब ये वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब अर्थ ने अपना फॉर्म बदला, जब कुछ बेल्ट्स डिफॉर्म हुई, जब रॉक्स ने अपना फॉर्म बदला अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस पूरे टाइम पीरियड को हम ओरोजेनी बुलाते हैं और इस प्रोसेस को हम ओरोजेनेसिस बुलाते हैं। सो दीज चेंजेस अकर डीप विद इन द ओरोजेनिक बेल्ट फॉर्मिंग द माउंटेन रेंजेस। तो आपको ना सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर ओरोजेनेसिस और ये चीजें कि रफली आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से माउंटेन्स बनती हैं। करेक्ट। अब आगे बात करते हैं द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तीनों को मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हैं फोल्ड माउंटेन्स, जो चीजों के फोल्ड होने से बनते हैं। देन ब्लॉक माउंटेन्स, जहां पर पड़ा है ना ब्लॉक माउंटेन्स, जहां पर साइड का जो लैंड एरिया है वो नीचे चला जाता है और सिर्फ एक ही पार्ट है जो ऊपर रह जाता है, समथिंग से लाइक दिस। तो ये वाला पार्ट नीचे चला गया और सिर्फ ये ऊपर रह गया, तो ये क्या बन गई, एक ब्लॉक माउंटेन बन गई। और तीसरी होती है रेजिडुअल माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स में हम 2 तरह की माउंटेन्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स और एक पढ़ते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स वो माउंटेन्स जो काफी रिसेंटली बनी है, जैसे जो आज से 100 या 50 मिलियन ईयर्स अगो बनी है, वो होती है यंग फोल्ड माउंटेन्स। और वो माउंटेन्स जिनको बने हुए 300, 400, 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो होती हैं हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मतलब वो हाई माउंटेन चेन्स जैसे कि हिमालयाज जो इंडिया में हैं, एंडीज साउथ अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े हैं, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। तो ये क्या है, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे है एंटार्क्टिका, ये है अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। करेक्ट, रिकॉल हो गया। तो ये वो माउंटेन चेन्स हैं जो फोल्ड से बनी है, राइट? तो हिमालयाज भी फोल्ड होने से बनी है, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज सब फोल्ड होने से बनी है। अब अगर मैं फोल्ड का मतलब आपको पूछूं या समझाऊं तो क्या समझाऊंगी? आपने कभी किसी कपड़े को देखा है जब हम उसको फोल्ड कर देते हैं? तो फोल्ड कर देना मतलब हमने उसको मोड़ दिया। तो एग्जैक्टली अर्थ क्रस्ट भी मुड़ जाती है और उसके मुड़ने से माउंटेन्स बन जाती हैं। सिंपल, बस इतना ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो दीज आर नोन एज द न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स। अब अगर हम हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज की बात करें तो इन्हें हम ना न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे माउंटेन सिस्टम्स हैं जो काफी रिसेंटली बने हैं, इसलिए न्यू फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स बुलाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय स्लो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन आप सो के उठे और आपके सामने हिमालय से भी ऊंची कोई
पीक आपको देखने को मिल रही है और वहां पर बर्फ गिरी हुई है। जहां आप एसी लगा के सोए थे, अब आपको वहां पर ब्लैंकेट और गर्म कपड़ों की जरूरत है। तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ को फोल्ड होने में, अर्थ को अपनी फॉर्म को चेंज करने में बहुत साल लगते हैं। So these movements push the crust upward over millions of years. तो ये जो movements हैं ये अर्थ को ऊपर की तरफ को पुश करती हैं और धीरे धीरे यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो माउंटेन्स क्या होती हैं? माउंटेन्स वही रीजन्स होते हैं जो अपने साइड वाले एरिया से थोड़ा ऊपर उठे होते हैं। They are the mountains, correct? So how fold mountains are formed? तो fold mountains जब बनती हैं तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। तो ऐसे दो प्लेट्स हैं, वो आई हैं आपस में, अभी आपस में टकराई और अब ये मिलकर ऊपर को चलने लग गई। तो ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टली थी, अब ये ऊपर की तरफ को चलने लग गई। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कॉम्प्रेस एंड रिंकल्स द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसे रिंकल्स आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आप टेबल क्लॉथ के रिंकल्स को देखो, अगर आपने टेबल क्लॉथ बिछा दिया, उसको थोड़ा सा पुश करो तो बीच में रिंकल्स आ जाएंगे ना, कुछ ऐसे। तो बस अर्थ क्रस्ट भी वैसे ही जब पुश होती है अर्थ क्रस्ट तो उसमें थोड़े थोड़े से रिंकल्स आ जाते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन द सीरीज ऑफ आर्चेस एंड ट्रफ्स। तो यहाँ पर क्रस्ट एंड ट्रफ याद है ना, हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पर ना दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले है एंटीक्लिन और दूसरी है सिनक्लिन। तो एंटीक्लिन क्या होता है? तो ये वो एरियाज होते हैं अर्थ क्रस्ट के जो ऊपर की तरफ को उठे होते हैं, ठीक है। सो दे आर अप्रेज्ड और आर्क्ड फोल्ड्स, करेक्ट। और सिनक्लिन वो जो नीचे की तरफ को होते हैं, जिसे हम ट्रफ या फिर डाउनवर्ड फोल्ड्स बुलाते हैं। तो ये फोल्ड्स वेरी करते हैं साइज में, शेप में। तो अब कहाँ पर कितनी बड़ी माउंटेन होगी, कहाँ पर कितनी छोटी होगी, वो डिपेंड करेगा कि जो अर्थ क्रस्ट के फोर्सेस हैं ना, जो अर्थ के फोर्सेस हैं, ये जो दोनों प्लेट्स आपस में हैं, किस फोर्स से टकराई हैं, कैसे टकराई हैं, अभी भी ये प्रेशर में टकरा के रुक गई हैं या अभी भी एक दूसरे के साथ प्रेशर लगा रही है। तो बेसिकली ये अर्थ के अंदर से ही ना ये सारा सिस्टम चलता रहता है और उसी टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सारे जो फिजिकल चीजें हैं, इन वजह से ही अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स की। वो माउंटेन्स जो यंग हैं, मतलब माउंटेन बिल्डिंग हैज अकर्ड अनइवनली अक्रॉस द जियोलॉजिकल टाइम। तो अगर हम माउंटेन्स बनने के प्रोसेस को देखें तो एक ऐसा पीरियड आया था हिस्ट्री में जब माउंटेन्स बन रही थी, जब ये माउंटेन्स बनने का प्रोसेस ना बहुत ही एक्टिव हो चुका था। इवन आप यकीन नहीं करोगे कि ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है जिसमें हिमालयाज भी हैं, इट इज सेड दैट कि जब ये टकराई थी प्लेट्स और ये माउंटेन रेंजेस बनी थी, तो उस समय से लेके आज तक ये प्लेट्स मूव ही करती जा रही हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो अभी भी इनकी हाइट बढ़ रही है, अभी भी ये माउंटेन्स बनने का प्रोसेस चल ही रहा है। सो द यंग फोल्ड माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड रिसेंटली आर हिमालयाज, इंडिया में एल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज, correct? So these are formed due to recent crustal folding, ठीक है, क्रस्ट की फोल्डिंग की वजह से, और still retain the ruggedness। अब अभी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं पहले। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ये ओल्डर माउंटेन्स हैं जो कि कार्बोनियस पीरियड के टाइम में बनी थी, मतलब बहुत पुराने, बहुत ही पहले के टाइम पर। तो इनमें आती हैं जैसे पेनाइन्स, एल्पचीन्स, केप रेंजेस एंड डिवाइडिंग रेंजेस। तो पेनाइन्स हैं यूके में, एल्पचीन्स हैं यूएसए में, केप रेंजेस हैं साउथ अफ्रीका में और डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वो रेंजेस हैं जिन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस बुलाते हैं और ये रेंजेस लोअर है। अगर आप इनको यंग फोल्ड माउंटेन से कंपेयर करोगे तो इनकी हाइट कम है और ये कम रग्ड है ड्यू टू लॉन्ग टर्म डेनुडेशन, दैट इज विदरिंग या फिर रिवर इरोजन या फिर ग्लेशियर्स, ठीक है। ये तो सारा था कि आप अपने नोट्स बना लो। अब आप ध्यान से सुनो, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो काफी रिसेंटली बनी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो बहुत पुराने टाइम की हैं। मतलब अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन्स आज से कुछ 100 मिलियन ईयर्स अगो बनी है, और अगर हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो ये आज से कोई 500, 600, 1000, 2000 साल पहले की बनी हुई माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स की पीक्स रग्ड होती हैं।
रफ होती हैं और साथ ही साथ काफी पॉइंटेड और शार्प टिप्स होते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को देखोगे तो ये कम रग्ड होती हैं, स्मूथ हो चुकी होती हैं और इनकी हाइट भी कम होती है एज कंपेयर टू द यंग फोल्ड माउंटेन्स। व्हाई? इसलिए क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मतलब आज से 400, 500, 600, 700 मिलियन ईयर्स अगो ये बनी थी, और इस पूरे दौरान मतलब इन सारे 500 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ है कि धीरे धीरे विदरिंग हुई है, इरोजन हुआ है, ग्लेशियर्स आए हैं, जिसकी वजह से अब ये स्मूथ हो गई हैं और इनके टिप्स, इनके जो ऊपर की पीक्स हैं वो उतनी शार्प नहीं रही हैं। तो ये डिफरेंस होता है यंग फोल्ड एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में। कहीं पर डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और वो वॉल्केनोज एंड द फोल्ड माउंटेन्स का है। तो क्या आपको लगता है कि वॉल्केनोज और फोल्ड माउंटेन्स के बीच में कुछ कनेक्शन है? बहुत ही गहरा कनेक्शन है। वो कैसे? देखो, फोल्ड माउंटेन्स कब बनती है, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं जब अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होती है और तब ये माउंटेन्स बनती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब ये अर्थ क्रस्ट मूव कर रही होती है उस समय पर अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स आ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट फट जाती है, और जब ये फट जाती है तो अर्थ के अंदर से मैग्मा वॉल्केनो के रूप में बाहर आ जाता है और ऐसे आते हैं वॉल्केनोज। तो आपने वॉल्केनोज काफी रिसेंटली न्यूज में भी, इंडोनेशिया में आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि वहां पर वॉल्केनो आया और वॉल्केनो की जो स्मोक थी वो 18 किलोमीटर ऊपर हवा में 18 किलोमीटर तक वो स्मोक देखी गई है उसकी, और वहां से लोगों को बहुत ही जल्दी से इवैक्यूएट भी करना पड़ा है। तो ये वो रीजन्स होते हैं जहां पर फोल्ड माउंटेन्स, वो रीजन्स होते हैं जहां पर क्रस्ट क्योंकि मूव कर रही है, अगर इसमें क्रैक आ गया या अर्थ क्रस्ट फट गई तो नीचे से मैग्मा सारा बाहर आ जाएगा वोल्केनो के रूप में। बात क्लियर हो गई? तो यस, अगर आपसे कोई पूछे कि फोल्ड माउंटेन्स और वोल्केनोस का कोई रिलेशन है तो आप बोलोगे कि है, और क्या है वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। नाउ द क्रिस्टल, सो द एक्टिव वोल्केनोस आर ऑफन फाउंड नियर द फोल्ड माउंटेन्स एंड द क्रिस्टल फ्रैक्चरिंग ड्यूरिंग द फोल्डिंग क्रिएट्स द जोन्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। सो द मेजर वोल्केनिक रीजन्स आर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, राइट? अब आई थिंक 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है। So New Zealand, East Indies, Japan, Central and Northern South America, even West Indies में भी is another volcanic belt associated with the fold mountains. तो इन सब जगह फोल्ड माउंटेन्स है और इन सभी फोल्ड माउंटेन्स में अर्थ क्रस्ट में कुछ फॉल्ट्स, कुछ क्रैक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मैग्मा बाहर आ जाता है और उसे हम वोल्केनो बुलाते हैं। Now the characteristics of the young fold mountains. अब young fold mountains को अगर आप देखोगे ना, they are marked by rugged relief and steep terrain. तो ये काफी ऐसे ना रफ टेरेन्स होती हैं, मतलब एकदम रफ होंगी और काफी स्टीप होंगी, ठीक है? तो इसको हम और भी ऐसे बना सकते हैं, मतलब अगर आप सोचो कि इसमें सीधा ऐसे चढ़ जाओगे तो नहीं चढ़ पाओगे, घूम घूम के चढ़ना पड़ेगा। देन सम एरियाज डेवलप राउंडेड काउंटर्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म विदरिंग। तो ये आते हैं हमारे old fold mountains. So examples of altered contours include Alps and Scottish Highlands. तो ये old fold mountains हैं जहाँ पर धीरे धीरे with time withering हुई और soil erosion हुआ और उससे ये थोड़ी स्मूथ हो गई और साथ ही साथ ये टिप्स जो हैं, जो पीक्स हैं, वो उतनी पॉइंटेड नहीं रही हैं। तो ऐसे होती हैं पीक्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स की, और ओल्ड फोल्ड की आप कुछ ऐसे समझ लो। ओके, तो यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछोगे या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करोगे। तो मैं बढ़ती हूँ आगे, जहां पर मैं अब आपको ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती है? तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ब्लॉक माउंटेन्स भी ना बेसिकली अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से ही बन रही हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स बन रही हैं, एग्जैक्टली वैसे। तो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही है कि प्लेट्स आई, टकराई और माउंटेन बन गई, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रही है अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट ही। तो होता क्या है, जैसे अगर मान लो आपके पास एक चॉकलेट बार है, हम उस चॉकलेट बार को तोड़े और जो आप उस पर जोर लगाओ और जो साइड के हिस्से हैं वो गिर के नीचे टूट जाए और जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर ही रह जाए,
तो बस वैसा ही कुछ होता है ब्लॉक माउंटेन्स के बनने का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट में जब मूवमेंट होती है, तो मान लो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट हो रही है, राइट। तो इस अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट के टाइम ना एक हिस्सा जो है मान लो ये नीचे गिर गया और बाकी जो है वो ऊपर ही रह गया, राइट। तो ये जो ऊपर रह गया हिस्सा होता है इसे हम ब्लॉक माउंटेन बुलाते हैं। और या फिर देखो ऐसे कुछ, राइट। तो ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ गया है और ये ऊपर ही रह गया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो अब ज्यादा क्लियर आएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी हुई, अर्थ के क्रस्ट की एक्टिविटी हुई, ये वाला हिस्सा नीचे गिर गया और ये वहीं पर रह गया। या फिर ये भी बोल सकते हो कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट हुई कि ये वाला हिस्सा यहीं रह गया और ये जो साइड्स वाले हिस्से हैं ये ऊपर लिफ्ट हो गए, अपलिफ्ट हो गए। तो जो हिस्सा ऊपर रह जाता है या ऊपर हो जाता है उसे हम बुलाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो अब अगर आप इसको देखोगे ना तो इसके जो ये साइड्स होते हैं इन ब्लॉक माउंटेन्स के, ये काफी ज्यादा स्टीप और काफी शार्प होते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं समझाऊंगी फिर से। सो दे आर फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग और क्रैकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सिंपल, जब क्रस्ट की मूवमेंट होती है इससे अपलिफ्ट होते हैं कुछ ब्लॉक्स बिटवीन द लोअर सराउंडिंग एरियाज। तो सराउंडिंग एरियाज नीचे रह जाते हैं, कुछ ब्लॉक्स अपलिफ्ट हो जाते हैं जो ब्लॉक माउंटेन्स बना देते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्ट्स। क्या बुलाते हैं? हॉस्ट्स। R is silent. So sunken blocks are called as grabens. जो अपलिफ्ट होते हैं वो होते हैं क्या? hosts. और ये जो सिंक हो जाते हैं ये हैं ग्रेबेंस। ठीक है, इतना समझ आ गया तो दोनों टर्म्स याद रहेंगी। अब इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि अच्छा पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में साइड्स काफी स्टीप होती हैं और फ्लैट और सिमिलर समिट लेवल होता है। तो मतलब जो पूरी ब्लॉक होती है ना इसमें कोई ऐसी माउंटेन वाली फीलिंग नहीं आती है, लेकिन ऊपर होती है और एक ऊपर जाके एक फ्लैट एरिया होता है। Correct. Example, Vosges mountains in France, Black Forest mountain in Germany, fault block mountains in Pakistan. So these are the different examples of block mountains. तो अभी तक आपने ना जो भी पढ़ा वो सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो यंग फोल्ड, ओल्ड फोल्ड, ब्लॉक माउंटेन्स ये सब पढ़ा हुआ है, राइट। तो एक क्विक रिकॉल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड द ब्लॉक माउंटेन्स, तो क्या डिफरेंस होगा? Fold mountains are formed by folding of the earth crust, whereas the other type, the block mountains, are formed by the cracks or the faults in the earth crust, right? तो जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं उनमें अर्थ क्रस्ट फोल्ड हो रही है और जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनमें अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स या फॉल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, फोल्ड माउंटेन्स जब अर्थ क्रस्ट पास में आ रही है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट का, वहीं पर ब्लॉक माउंटेन्स में अर्थ क्रस्ट का एक वर्टिकल मूवमेंट है। तो या तो जमीन का हिस्सा ऊपर अपलिफ्ट हो जा रहा है या फिर वो नीचे धंस जा रहा है, करेक्ट। एग्जाम्पल्स दोनों के पता है। हिमालयाज कौन से? फोल्ड माउंटेन्स हैं। एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंडीज फोल्ड माउंटेन्स हैं। वैसे ही वोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्या हैं? ये हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको? ठीक है, इसको रिकॉल कर लेना। तो अब जो हम माउंटेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजिडुअल माउंटेन्स। तो इसके बारे में इससे पहले शायद आपने नहीं सुना होगा या हमने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। तो आज हम एक नई टाइप की माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें हम रेजिडुअल माउंटेन्स बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि वर्ड रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब होता है कि बचा खुचा हुआ सामान या बची खुची हुई चीजें, राइट? वही होता है रेजिडुअल। सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन सराउंडिंग लैंड इज वॉर्न अवे बाय द एजेंट्स, रिवर, विंड, ग्लेशियर्स। तो मतलब इरोजन हो गया, विदरिंग हो गई, उससे आसपास का एरिया जो है ना वो घिस घिस के खत्म हो गया, लेकिन बीच में एक एरिया है जो अभी भी ऊपर को उठा है, राइट? तो उसे ही हम वही बना देता है रेजिडुअल माउंटेन्स। सो द रिमेनिंग एलिवेटेड लैंड स्टैंड्स अबव द इरोडेड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज द माउंटेन ऑफ डेनुडेशन। इसका एग्जाम्पल है हेल्वेलन,
रेजिडुअल माउंटेन्स इन यूके। तो ये जो एग्जाम्पल है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में ना यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है और बाकी साइड पर ना छोटे मोटे पत्थर या मिट्टी ही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बारिश होगी, ग्लेशियर्स आएंगे, रिवर्स होंगी, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना वो निकलती जाएगी, साइड साइड की मिट्टी निकलती जाएगी, लेकिन बीच में क्योंकि एक हार्ड रॉक है ये वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। तो ये जो एलिवेटेड एरिया, ये जो रेजिडुअल एरिया रह जाता है, इसे ही हम रेजिडुअल माउंटेन बुलाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। तो वैसे तो इनिशियली भी हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि माउंटेन्स हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों माउंटेन्स की हमें जरूरत है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है क्लाइमेटिक बैरियर। तो जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस होती हैं वो क्लाइमेट को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। तो होता क्या है कि एक तरफ जो एक बड़ी सी माउंटेन है उसके एक तरफ खूब सारी बारिश होगी और दूसरी तरफ का हिस्सा काफी ड्राई देखा जाता है। तो होता क्या है कि विंड्स आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो मतलब मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स आती हैं और जैसे ही वो इस माउंटेन रेंज से टकराती हैं एक तरफ वो खूब सारी बारिश दे जाती है और दूसरी साइड का रीजन ड्राई रह जाता है, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो ये टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करती है। इवन जैसे अगर हमने शुरू से ही हिमालयाज की बात की है तो कैसे वो पोलर विंड्स को इंडिया में आने से रोकती हैं, जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो ये टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है और इवन रेनफॉल पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्जाम्पल ब्रिटिश कोलंबिया वर्सेस ईस्टर्न रॉकीज। तो ब्रिटिश कोलंबिया में खूब सारी बारिश होती है, मतलब यहाँ पर ना हैवी रेनफॉल देखी गई है और यहाँ पर काफ़ी ठंडा क्लाइमेट होता है। वहीं पर ईस्टर्न रॉकीज में रेनफॉल कम होती है और मॉडरेट जैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। तो जब जहाँ पर माउंटेन्स होती हैं वहाँ पर रिवर्स होती हैं और जब ये रिवर्स काफ़ी तेज़ फ्लो करती हैं तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और ये स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके पास कोल नहीं होता, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाती हैं और उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो स्विस माउंटेन स्ट्रीम आइडल फॉर एनर्जी जनरेशन, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में और नॉर्वे में ये होता है। Then mineral resources. So mineral resources, these are the mountains which yield gold, copper, lead, tin, etc. Example Andes जैसे कि बोलीविया और पेरू में, and Western Cordillera यूएसए में, एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो ये वो जगह हैं जहाँ पर माउंटेन्स, अब देखो माउंटेन्स दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स काफ़ी सारे मिलते हैं हमें माउंटेन्स पे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब कुछ मिलता है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम मिनरल रिच माउंटेन्स हमने देखे हैं। कमिंग ऑन टू द फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह की वुड मिलेंगी, जैसे सॉफ्ट वुड के लिए ब्रिटिश कोलंबिया और स्कैंडिनेविया, हार्ड वुड के लिए सेंट्रल अमेरिका, टीक एंड साल के लिए हिमालयन स्लोप्स। देन कमिंग ऑन टू एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट्री हो गया, देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर ना माइंस होती हैं, ठीक है। सो देयर आर डेवलप्ड माइनिंग कम्युनिटीज इन द रिमोट एरियाज। और क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का काम होता है तो आसपास ना फार्मिंग भी होती है, क्योंकि लोग रहते हैं, अब उनकी डिमांड्स भी तो पूरी करनी है। सो एग्जाम्पल सॉल्ट लेक सिटी, ओटा। नाउ कमिंग ऑन टू द पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग। तो कई ऐसी फील्ड्स हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेविया में, तो यहाँ पर कई ऐसी फील्ड्स हैं, मतलब कई ऐसी माउंटेन्स हैं जिनको ग्रेजिंग के लिए जहाँ पर एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज द माउंटेन्स कैन हिंडर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमें पता है कि मतलब जो माउंटेन्स होती है काफ़ी ऊंची होती हैं, काफ़ी ऊंची रेंजेस होती हैं। समर्स में तो इट इज़ स्टिल फाइन क्योंकि रास्ते खुले होते हैं, स्नो नहीं गिरी होती है, लेकिन विंटर्स में जब स्नो से भर जाते हैं तो ये एक नेचुरल हिंड्रेंस है और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को भी ब्रेक कर देती है। और अगर हमें उस कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक नहीं होने देना है तो हम वहाँ पर क्या बना देते हैं, हम वहाँ पर बनाते हैं टनल, जैसे कि रोहतांग टनल है इंडिया में। तो मनाली की रोहतांग टनल किस किस ने देखी है, मुझे बताना कौन कौन गया है। तो ये जो टनल्स है ना, फिर ये एक कम्युनिकेशन का एक साधन बनती हैं। सो दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स सेपरेटिंग कम्युनिटीज। मूवमेंट इज लिमिटेड टू पासेस ऑफन स्नो बाउंड एंड टनल्स आर नीडेड टू क्रॉस रेंजेस लाइक एल्प्स एंड एंडीज।
ठीक है। इवन यहाँ पर आप रोहतांग पास के बारे में भी लिख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर और द नेक्स्ट लैंडफॉर्म दैट इज प्लेटूज। तो प्लेटूज क्या होते हैं? तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक लैंड है, ठीक है, एक आपके घर का फ्लोर है और उस घर के फ्लोर के ऊपर आपने एक टेबल रखा है। तो एग्जैक्टली प्लेटूज वैसे ही होते हैं। नीचे लैंड सरफेस होता है और उस लैंड सरफेस के ऊपर ना उठकर एक लैंड होती है जो ऊपर से फ्लैट होती है, जिसे हम प्लेटू बुलाते हैं। तो अगर आप उसको ऊपर से स्पेस से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी ने टेबल रखा हुआ है। सो दीज आर कॉल्ड एज द प्लेटूज। सो दे आर द एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स एंड दे आर बाउंडेड ऑन at least one side by the steep slope। एक तरफ एटलीस्ट काफी स्टीप स्लोप देखी जाती है, फॉल्स एब्रप्टली इनटू द सराउंडिंग लोअर लैंड। जहां पर इतनी एब्रप्ट स्लीप होती है, स्टीप मतलब स्लोप होती है, स्लीप नहीं होती है, स्लोप होती है, तो काफी एब्रप्ट स्लोप देखी जाती है एटलीस्ट एक तरफ। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये भी अर्थ क्रस्ट की डिफॉर्मेशन की वजह से बनती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायास्ट्रॉफिज्म। क्या बुलाते हैं? डायास्ट्रॉफिज्म। तो हमने टर्म पढ़ी थी दैट इज डिफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है शेप का चेंज होना। अब हम पढ़ रहे हैं डायास्ट्रॉफिज्म। तो बेसिकली कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं अर्थ की क्रस्ट में, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ क्रस्ट, वहां पर कुछ बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से अर्थ की शेप बदल जाती है, उसे हम डायास्ट्रॉफिज्म बुलाते हैं। तो उसकी वजह से अर्थ अपलिफ्ट भी हो सकती है, फोल्ड भी हो सकती है, या फिर अर्थ में फॉल्ट्स भी आ सकते हैं। सो प्लेटूज आर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द डायास्ट्रॉफिज्म। तो प्लेटूज इन्हीं अलग अलग फोर्सेस की वजह से बनते हैं और अर्थ क्रस्ट में आए हुए बड़े बड़े मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। तो प्लेटूज क्या होते हैं? एक ऐसा उठा हुआ सरफेस जो बाकी आसपास के अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊंचा हो और उसकी एटलीस्ट एक साइड एकदम स्टीप होनी चाहिए, राइट? तो यही पढ़ा था। नाउ द प्लेटूज हैव बीन मॉडिफाइड ओवर टाइम। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउंटेन्स ओवर टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मॉडिफाई हो रहे हैं, उन्हीं में इरोजन विदरिंग हो रही है। इवन इट हैपेंस दिस इरोजन वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थ के सरफेस की मूवमेंट, ये जो माइनर अर्थ मूवमेंट्स हैं ये प्लेटूज में भी होती हैं और विद टाइम इनकी भी शेप्स बदलती हैं। अब हम अगेन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं जहां पर हम प्लेटूज को क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर आपको क्लास 7-8 याद हो तो हमने प्लेटूज को बहुत अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, इंटरमॉन्टेन प्लेटू और वॉल्केनिक प्लेटू। तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये बेस्ड हैं जो लोकेशन विच इज रिलेटेड टू द माउंटेन्स दैट इज इंटरमॉन्टेन, और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, जैसे कुछ प्लेटोज होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने होते हैं, मतलब वॉल्केनो वहां पर आया होता है, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वहां पर एक माउंटेन सी, एक हिल सी बन जाती है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? वॉल्केनिक प्लेटू। ठीक है, डिटेल में समझेंगे दोनों को ही। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंटरमॉन्टेन प्लेटू। तो जहां पर ये वर्ड मॉन्टेन है और इंटर है, तो इससे आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ मीनिंग? इंटरमॉन्टेन, इंटर का मतलब होता है बीच में, मॉन्टेन का मतलब है माउंटेन। तो ये ऐसे प्लेटूज हैं जो माउंटेन के बीच में बने हैं। तो देखो ऐसे माउंटेन है, बीच में ये प्लेटू है और फिर से माउंटेन है। तो बस सिंपल सी बात है, वो प्लेटू जो माउंटेन के बीच में बने हैं। ठीक है, सो दीज आर द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटूज। तो ये वो प्लेटूज हैं जो दुनिया में बहुत हाइट पर है, हाईएस्ट प्लेटूज हैं, लार्जेस्ट हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स प्लेटूज हैं। सो दे आर फाउंड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। तो ये माउंटेन रेंजेस के बीच में मिलते हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर डाइवर्स टोपोग्राफिक फीचर्स। तो अब देखो बड़ी बड़ी माउंटेन्स के बीच में जब ये प्लेटूज होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही, डाइवर्स तो होंगे ही। सो एग्जाम्पल, प्लेटू ऑफ तिब्बत। तो ये जो तिब्बतियन प्लेटू है, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटू। देन बोलिवियन एंड पेरुवियन प्लेटूज, मेक्सिकन प्लेटू, कोलंबियन प्लेटू एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डेला प्लेटू। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द वॉल्केनिक प्लेटूज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनो आया, एक लेयर बन गई, वॉल्केनो आया, लेयर बन गई, वॉल्केनो आया, लेयर बन गई। तो बार बार वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहे और वहां पर लेयर बन गई और ये जो पूरा एरिया है वो सराउंडिंग एरिया से ना थोड़ा ऊपर उठ गया।
बन गया प्लेटू। सो दे आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अकमलेशन ऑफ लावा। तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से और लावा के इकट्ठा होने की वजह से ये प्लेटूज बने हैं। सो दीज आर द फ्लैट लावा कवर्ड एरियाज जिन्हें हम लावा प्लेन्स बुलाते हैं। तो जब होता क्या है ना कि लावा आया, एक लेयर जम गई, लावा आया, एक और लेयर आ गई, फिर से लावा आया, एक और लेयर आ गई उसके ऊपर। तो जब ऐसे करके फ्लैट सरफेसेस बन जाते हैं तो हम उन्हें लावा प्लेन्स बुलाते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंडिया में आपने डेक्कन प्लेटू का नाम सुना है। डेक्कन प्लेटू कहाँ है, ये किसको पढ़ा रहे थे, ये तो हम क्लास 8 को पढ़ा रहे थे। तो जो यहाँ पर मतलब जो सेंट्रल इंडिया से लेकर ये साउथ इंडिया तक पूरा प्लेटू है, जिसमें वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब कुछ आता है, ये है हमारी कंट्री का डेक्कन प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू इंडिया का मैसिव अकमलेशन ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स है, और ये वो है जिसमें बहुत सारे लावा की लेयर्स अकमलेट हुई हैं। तो मतलब कितने साल पहले इंडिया में भी लावा, मतलब वो लावा फटा था, लावा आया था, राइट, और उससे एक पूरा का पूरा हमारा प्लेटू बन गया है। सो स्नेक रिवर प्लेटू यूएसए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन अ लावा प्लेन। तो लावा प्लेन का एग्जाम्पल स्नेक प्लेन प्लेटू, सॉरी स्नेक रिवर प्लेटू है। नाउ अदर प्लेटूज जिसमें आते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेटू, इथोपियन प्लेटू एंड कोलंबियन प्लेटू। कोलंबियन प्लेटू एक ऐसा प्लेटू है जिसमें अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 20 बार लावा आया और 20 बार ही ऊपर से ऊपर लेयर जो है वो जमती गई और ये बन गया एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटू। तो इसमें 20 से भी ज्यादा लावा की लेयर्स है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स और ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रखनी है अपने दिमाग में। नाउ कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेटू। तो ये प्लेटू माउंटेन्स तो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही थी, एग्रीकल्चर भी देख रहे थे, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बन रहे थे, लेकिन प्लेटूज का क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब एक ऐसा जो लावा से निकला हुआ एक प्लेटू बना है उसका क्या करेंगे हम। बहुत कुछ कर सकते हैं और वही अब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटूज। सो प्लेटू रीजन्स वेरी इन क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लेटू एक जैसा होता है या हर प्लेटू में एक तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं या क्लाइमेट एक जैसा होता है। प्लेटू कितना ऊंचा है उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो प्लेटूज एरिड भी हो सकते हैं और सेमी एरिड भी, मतलब ऐसे एकदम ड्राई भी हो सकते हैं या सेमी ड्राई भी हो सकते हैं। एलिवेशन रिड्यूसेस द ग्रोइंग सीजन। जैसे जैसे अगर मान लो कोई एक ऐसा प्लेटू है जो बहुत ऊंचा है तो उसमें ग्रोइंग सीजन कम होता है, मतलब वो जो फार्मिंग वाला सीजन होता है वो कम होता है, वहां पर बारिश भी कम होती है और एग्रीकल्चर चैलेंजेस भी होते हैं ड्यू टू आइसोलेशन एंड ड्राइनेस। तो क्योंकि ऊंचा होगा, बारिश कम होगी तो ड्राइनेस ज्यादा होगी तो एग्रीकल्चर कम होगा और बहुत ही कम एक एग्रीकल्चर सीजन देखने को मिलेगा। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल है जैसे कि वो प्लेटूज जो बेसोल्टिक सॉइल के बने होते हैं। बेसोल्टिक सॉइल आप जहां भी पढ़ो ना, आप एक बात याद रखना कि दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है क्रॉप्स के लिए, जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेटू। तो इंडिया का डेक्कन प्लेटू एक वॉल्केनिक प्लेटू है, राइट। ये कैसा है, ये एक वॉल्केनिक प्लेटू है। तो इस वॉल्केनिक प्लेटू में ना की जो सॉइल है वो बेसाल्टिक सॉइल है एंड दिस इज वेरी फर्टाइल और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चलता है। कोलंबियन प्लेटू इन वॉशिंगटन एंड ओरेगन यूएसए। Now coming on to a very important point of importance, the third point, that is plateaus are rich in minerals. ये इतने rich होते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना, हमें मिनरल्स का खजाना मिलता है। जैसे कि इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू है, इट इज नोन फॉर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग रांची, हजारीबाग एंड कोडरमा। सो ये रिच है कोल, आयरन, माइका एंड बॉक्साइट में। वैसे ही बोलिविया एंड पेरू ये टिन और कॉपर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो इस तरह प्लेटूज बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या होते हैं, तो प्लेन्स बेसिकली फ्लैट सी कुछ लैंड्स होती हैं, एक्सटेंसिवली फ्लैट एरियाज होते हैं और इनका ऑल्टीट्यूड काफी लो होता है। तो प्लेन्स
सी लेवल से 150 मीटर्स अबव या उससे भी नीचे होते हैं, तो काफी लो लाइंग एरियाज होते हैं। दे आर कंप्लीटली लेवल, लो लाइंग नहीं, लो ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं। दे आर कंप्लीटली लेवल एंड नियरली कहीं पर आपको अनइवन सरफेस देखने को मिलेगा। Some may have gentle rolling topography with gradual slope. तो कोई ही ऐसा होगा मतलब जहां पर थोड़ी ग्रेजुअल स्लोप होगी, अदरवाइज ये ऐसे ना प्लेन ही होते हैं। Then they are found across all continents and support various land uses due to their flatness. तो सभी कॉन्टिनेंट्स में हमें ये फ्लैट एरियाज देखने को मिलते हैं और इनके वेरियस लैंड यूजेस होते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लैट एरियाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छी मतलब डेंस देखी जाती है। यहाँ पर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट सब अच्छे से बनाए जा सकते हैं क्योंकि लैंड फ्लैट होती है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि लैंड को बनाना नहीं पड़ता है, वो बनी बनाई लैंड होती है, फ्लैट लैंड। नाउ प्लेन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू बेस्ड ऑन कि वो बने कैसे हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स और दूसरे आते हैं डेपोजिशनल प्लेन्स। डेपोजिशनल प्लेन्स में हम 5 और तरह के प्लेन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एलुवियल प्लेन्स, फिर डेल्टा प्लेन्स, ग्लेशियल प्लेन्स, एलोनियन प्लेन्स जो कि विंड डिपॉजिटेड होते हैं और एक लेक डिपॉजिटेड होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स के साथ। एक ऐसे प्लेन्स जो कोस्ट के पास होते हैं, जो सी वाला जो कोस्ट होता है ना उसके पास होते हैं। एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द सी, मतलब या तो ऐसा हो गया कि जो सी का बॉटम है ना वो निकल कर बाहर आ गया या फिर पानी का लेवल डाउन चला गया। सो दीज आर फॉर्म ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ सी बॉटम नियर द कोस्टल एरियाज। यूजुअली ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्पेशली इफ द कोस्टल एरिया इज फ्लैट। अगर कोस्टल एरिया फ्लैट है तो ये भी फ्लैट होते हैं। सो दे वाइडन ड्यू टू द सेडिमेंट डिपोजिशन बाय वेव्स। तो ये जैसे जैसे सेडिमेंट से डिपॉजिट हो जाते हैं, वेव्स आती है, वेव्स अपने साथ साथ मिट्टी लाती हैं, जैसे जैसे सेडिमेंट्स आते जाते, सेडिमेंट होता जाता है, मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है, वैसे वैसे ये वाइड होते जाते हैं। एग्जाम्पल्स रशियन प्लेटफॉर्म्स, देन ग्रेट प्लेन्स इन यूएसए एंड सेंट्रल लोलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो ये है अलग अलग तरह के प्लेन्स। करेक्ट। अब बात करते हैं डेल्टास के बारे में। तो डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं? तो डेल्टा या फिर डेपोजिशनल प्लेन्स, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेपोजिशनल प्लेन्स के बारे में। राइट, तो इसमें सबसे पहले आते हैं डेल्टा प्लेन्स। तो ये प्लेन्स बनते हैं जब रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट करती हैं एट देयर माउथ क्रिएटिंग अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड, जिन्हें हम डेल्टा प्लेन्स बुलाते हैं। ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होते हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल गंगा, देन नाइल और मिसिसिपी एंड वांगहो। तो ये अलग अलग डेल्टा प्लेन्स हैं जहां पर रिवर अपने डिपॉजिट्स लाकर यहाँ इस एरिया को प्लेन बना देती है। अब आते हैं डेपोजिशनल प्लेन्स में सबसे पहले एलुवियल प्लेन्स को। तो एलुवियल प्लेन्स मतलब वो प्लेन्स विच आर क्रिएटेड बाय डेपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर्स। तो रिवर आई, वो सिल्ट लेकर आई और सिल्ट वहां पर डिपॉजिट हो गई। तो ये होते हैं मतलब जब रिवर आ रही है तो रिवर पहाड़ों से निकल कर आ रही है, पहले तो उसका फास्ट कोर्स होता है, वो अपने साथ सिल्ट, क्ले, मिट्टी सब कुछ लेकर आती है। लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन्स की तरफ आती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये मिट्टी, सिल्ट, क्ले इन सबको साइड पर डिपॉजिट करती हुई जाती है। इसे ही हम डिपोजिशनल प्लेन्स बुलाते हैं। तो जैसे डेल्टा प्लेन्स ट्रायंगुलर होते हैं, मतलब रिवर्स आती हैं, लेक में सारा पानी गिरा देती हैं और ट्रायंगुलर प्लेन्स बनते हैं, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोर्स स्लो होता जाता है और ये डिपॉजिट होते जाते हैं, मिट्टी, सिल्ट, क्ले सब कुछ डिपॉजिट होता जाता है। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि पिडमॉन्ट एलुवियल फैन जो कि कोन शेप होता है एट माउंटेन बेस। तो माउंटेन के बेस पे कोन शेप का प्लेन होता है। दूसरा भाबर, अ नैरो बेल्ट ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स एट द फुट हिल्स। अगेन फुट हिल्स के जब जो हिल्स होती हैं उनके पाँव में आके, मतलब उनके उसके आगे जो हल्का सा प्लेन आता है वहां पर आके ये देखने को मिलते हैं। देन फ्लड प्लेन्स। तो फ्लड प्लेन्स मतलब जब पानी
रिवर्स से भी निकलकर बाहर आ जाता है जब फ्लड्स आ जाते हैं, तो इनके साथ जो फाइन क्ले और सिल्ट आती है ये ओवरफ्लो कर जाती है रिवर से, और जहां जहां ये पानी जाता है वहां वहां ये सैंड और सिल्ट के डिपॉजिट्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट इज द एलोवियल सॉइल। सो दिस इज हाईली फर्टाइल और ये फ्लैट प्लेन्स होते हैं। एग्जाम्पल इंडो गैंगटिक प्लेन्स, मिसिसिपी प्लेन्स एंड नॉर्दर्न चाइना प्लेन्स। तो ये एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो माउंटेन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेटू से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेन से रिलेटेड हो, आपको सारे के सारे आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्लेशियल डिपॉजिट्स। सो दीज आर मेड ऑफ डेब्री लेफ्ट बिहाइंड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर कैसे देखा, पूरी पूरी बर्फ एकदम एक साथ आ जाती है, तो ये वो डेब्री है जो पीछे रह जाता है। सो फीचर्स इरेगुलर सरफेस हो जाते हैं, कॉम्पोजिशन डिफर्स फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक्स एंड एक्सटेंसिव होते हैं और बहुत ही फर्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन प्लेन एंड वेस्टर्न यूरोपियन प्लेन। सो दीज आर द examples of glacial depositional plains. So now we will be talking about the Aeolian plains, that is Lewis plains भी बुलाते हैं। So these are formed by wind blown material। तो अब हवा चलती है उसके साथ साथ बड़ी सारी चीजें चलती हैं, राइट। सो उन वही कहीं कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती हैं जिनसे ये Aeolian plains बनते हैं। So they are formed in arid and semi arid regions, मतलब ड्राई रीजन्स, जैसे कि डेजर्ट्स में बड़े सारे तूफान चलते हैं तो मिट्टी एक जगह से उठती है दूसरी जगह जाके सेटल हो जाती है, या फिर सेमी ड्राई रीजन्स में। So Lewis deposits in North China covers over 2.5 lakh square kilometers। तो इतना ज्यादा एरिया वो कवर करती है। Now next one is the lacustrine plains। So these are formed from dried up lake beds। तो वो लेक्स जो लेक बेड जो ड्राई हो चुकी हैं उनसे बने हुए प्लेन्स। So they are formed when river enters lakes and deposit the mud। तो मतलब लेक सूख गई और या फिर उसका पूरा ही लेक का जो बेड है वो रिवर के डिपॉजिट से भर गया, रिवर जो मिट्टी क्ले सिल्ट लेकर आई उससे भर गया, तो वहां पर बनते हैं लेकुस्ट्रिन प्लेन्स। एग्जाम्पल हंगेरियन प्लेन यूरोप, प्लेन्स विद ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका। तो अगेन एग्जाम्पल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस। तो इन प्लेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जहां पर डेजर्ट देख लो, माउंटेन्स देख लो, कोई भी और रीजन देख लो, इतने डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होंगे जितने प्लेन्स होते हैं। तो इनमें एग्रीकल्चर का पोटेंशियल होता है, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी लैंड्स होती है तो आराम से एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, आइडियल कंडीशंस होती हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो लोग रहना भी ज्यादा प्लेन्स में ही पसंद करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स, क्या एडवांटेजेस हैं? फ्लैट एंड सॉफ्ट सरफेस होता है, यहाँ पर कोई किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे घर बनाना है, चाहे ऑफिसेस बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनाने हैं, हर चीज के लिए बहुत ही ईजी होता है। सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज सब कुछ ईजिली बिल्ड हो सकता है। फर्टाइल एलोवियल सॉइल होती है, फर्टाइल होती है इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो यहाँ पर ग्रेन प्रोडक्शन अच्छी होती है, इरिगेशन ईजी हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो सीधा सीधा एरिया होता है जिसमें इरिगेशन करना होता है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ के ऊपर ले जाके हमें पानी देना है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स प्लेन्स में नहीं होती। अर्बन ग्रोथ, तो मेजर सिटीज जो है, अगर आप अपनी कंट्री की मेजर सिटीज भी देखो वो भी प्लेन एरियाज में ही है। गुड क्लाइमेट, फर्टाइल लैंड एंड प्रमोट एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्लेन्स देखे गए हैं जो बहुत गर्म हैं या जो बहुत ठंडे हैं या फिर वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, तो कई बार इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी ये जो प्लेन्स हैं वो उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो प्लेन्स वो रीजन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन दीज प्लेन्स ड्यू टू गुड कंडीशंस, सेटलमेंट्स ईजी हैं, रोड्स बनाना ईजी है, लैंड फर्टाइल है। So this was all from our today's session. I hope आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। कुछ खास था नहीं, मतलब खास तो था लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो आपने पढ़ा नहीं है, हार्डली कुछ एग्जाम्पल्स से। तो रेजिडुअल जो माउंटेन्स हमने पढ़ी हैं और बाकी हमने पढ़े हैं एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स पे इस चैप्टर में ना आप खास फोकस करना। नोट्स आप इजीली इस पीपीटी के डिस्क्रिप्शन में आपको, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना और अगर कहीं भी डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं
के साथ क्लास को बुक करना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।